नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर .com। मैं हूं गिरिराज अग्रवाल। मित्रों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। आज उनका एक और बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ है वो कृत्रिम है, वास्तविक नहीं है। इस मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा जी। संजय शर्मा जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने आज मोहन भागवत जी का बयान पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है वो कृत्रिम है, वो वास्तविक नहीं है। तो इसके क्या राजनीतिक मायने हैं और इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? नमस्कार दर्शकों और नमस्कार गिरिराज जी। मोहन भागवत जी का बयान कई तरह से देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हम ये जो उनका कहना है कि कृत्रिम है, तो आप निश्चित तौर पर मान ही सकते हैं कि जो रेड क्लिफ लाइन की बात थी, अंग्रेज़ों ने जो रेखा खींची थी, वो हमेशा अप्राकृतिक लगी, प्राकृतिक नहीं लगी। इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत समय तक हमारे विवाद बने रहे। भारत पाकिस्तान के कश्मीर के मामले पर आज भी विवाद बने रहते हैं। हैदराबाद के बारे में अलग अलग विवाद हमारे बने रहे और कुछ काफ़ी मुस्लिम आबादी इधर रह गई, काफ़ी मुस्लिम आबादी, क्योंकि वो इस्लाम के नाम पे राष्ट्र बनाने की बात थी। तो ऐसा हुआ कि बहुत सारी पॉपुलेशन चली गई ज़्यादा प्रतिशत, लेकिन काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो हमारे देश में रह गई। और बाद में जो धर्म के नाम पे पाकिस्तान ने इस्लाम को बनाने की कोशिश की, वो भी बाद में इसलिए गलत सिद्ध हो गया कि बांग्लादेश बन गया वहाँ से। तो निश्चित तौर पे हम एक तरह से तो इसको इसलिए देखा जा सकता है कि जो नेचुरल बाउंड्रीज थी भारत उपमहाद्वीप की, उनको तोड़ा गया। और इसका परिणाम ये भी हुआ कि हम तीनों राष्ट्र शुरू के दौर में मुश्किल में रहे। ये बात अलग है कि भारत बहुत आगे निकल गया, बांग्लादेश धीरे धीरे कैचअप कर रहा है और पाकिस्तान की बहुत खस्ता हालत है। एक संदर्भ ये है। दूसरा संदर्भ, उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के लोग खुश नहीं हैं। मैं भी इस बात को कुछ हद तक मानता हूँ कि पाकिस्तान में एक वर्ग ज़रूर ऐसा है जो महसूस करता है कि ये राष्ट्र तो बन गया, पर क्या सच में हमें कुछ मिला? मैं आपको शायद जानकारी होगी, मैं कई बार पाकिस्तान गया हूँ और पाकिस्तान में हमें सड़कों पे रोक के युवाओं ने पूछा है कि सर, हम लोगों से तो एक बड़ी हम सचमुच में आगे नहीं बढ़े और आप लोग बहुत आगे निकल गए। उन्होंने खासतौर से, मेरी जो लास्ट यात्रा थी वो 2013 में थी, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी आशा, आप पूरी दुनिया में जो आपके पढ़े लिखे लोग हैं छाए हुए हैं। आज अमेरिका की सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में आपके लोग हैं, सॉफ्टवेयर के मामले में आप विश्व शक्ति हैं, लेकिन पाकिस्तान कहाँ चला गया? हमें याद है कि पाकिस्तान के पहलवान, पाकिस्तान के खिलाड़ी एक समय पे बहुत बहुत अच्छे हुआ करते थे। क्रिकेट में तो खैर आज भी उनका है, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान चर्चा करने लायक कुछ और नज़र नहीं आता पाकिस्तान में। हाँ, एक न्यूक्लियर बम बना के पाकिस्तान को दावा कर रहा है, वो बम होते हुए पाकिस्तान बहुत अनस्टेबल स्टेट है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे पाकिस्तान का बड़ा वर्ग खुश नहीं है। फिर एक और समस्या है कि पाकिस्तान का जो पंजाब है वो उनकी पॉपुलेशन का साइज़ का करीब करीब 60% है। तो सारे जो बड़े बड़े पद हैं, बड़ी बड़ी, चाहे वो सेना के हों, चाहे वो पॉलिटिक्स के हों, सब उन्हीं का कब्जा होता है पंजाबियों का। पंजाबी इसलिए खुश नहीं है कि वह उर्दू चला दी जाती है, पंजाबी कहते हैं हमारी भाषा मारी जा रही है। तो सच में देखें तो जो इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान कोशिश कर सकता हो एक दूसरे को, इसीलिए कट्टरवादी इस्लाम की बार बार वहाँ इंजेक्शन लगाया जाता है कि कैसे पाकिस्तानियों को साथ में रखा जा सके, भारत का विरोध करके। पाकिस्तान की जो कट्टरपंथी हैं उनको और पाकिस्तान की सेना को छोड़ के, मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान के राजनीतिक भी भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं। आप अगर देखें तो पाकिस्तान के जो तीनों बड़ी पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी, वो अपने चुनाव प्रचार में भारत से दोस्ती की बात किया करते हैं, और जो भारत विरोधी बात करते हैं उनको 3% से ज़्यादा वोट कभी नहीं मिली। मोहन भागवत जी ने जो कुछ कहा है वो निश्चित तौर पे पाकिस्तान में हमें प्रतिक्रिया का इंतज़ार करना चाहिए और एक ये डायलॉग का आधार बन सकता है। तो मोहन भागवत जी का जो बयान आया है, जो हम कह रहे हैं कि इसको क्या भारतीय चुनावों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, कि अक्सर देखा गया है कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं वैसे वैसे भाजपा और आरएसएस का रवैया एक मुस्लिम वर्ग के प्रति, एक जो सांप्रदायिक वर्ग के प्रति जो है, एक संप्रदाय विशेष के प्रति नर्म होता जाता है,
थोड़ा थोड़ा सा वो उसकी उनकी विचारधारा में बदलाव आने लगता है। तो इस बयान को के क्या मायने हैं उनके? बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। मेरी राय थोड़ी सी उससे उल्टी है। अभी तक के इलेक्शंस में मुस्लिम्स के बारे में थोड़ी सी कठोर एक प्रवृत्ति दिखाई है। आप सोचिए कि एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में एक भी मुस्लिम नहीं है। अब जो ये बात हो रही है, अब हमें ये देखना होगा कि जिस तरह के जेस्चर्स, जिस तरह का भाव आरएसएस प्रमुख दे रहे हैं या प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो ज़मीन पे कैसे उतरता है। क्या कई सारे पुष्पंदा मुस्लिम्स को टिकट मिलेंगे? क्या उनके लिए कोई अलग से नीतियाँ होंगी? ये सब देखने की ज़रूरत है। तो जो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार मुस्लिम गैर मुस्लिमवाद के प्रति एक सॉफ्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी लाइन होगी जो बड़ी न्यूट्रल सी हो, जिससे कि मुस्लिम्स को समझा के बीजेपी की तरफ लाए। और ये भारतीय राजनीति के लिए अच्छी बात है कि इंक्लूसिव राजनीति हो, सभी वर्गों को साथ में ला सके। चाहे पार्टी का मुख्य सोच हिंदू है, लेकिन हिंदू में भी वो रूप दिखे जो सहिष्णु हिंदू है, जैसा कि हमारे हिंदू का स्वभाव माना गया है और जिस पे हम लोग गर्व करते हैं। मोदी जी ने नारा भी दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ। तो ये मतलब आप ये मानते हैं कि ये सभी वर्गों को साथ लेने का प्रयास तो करती हैं बीजेपी और आरएसएस, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं विचारधारा में एक वर्ग विशेष को ऐसा लगता है कि वो उनके खिलाफ हैं और वो एक अपना अलग अस्तित्व बनाने का प्रयास करते हैं इसमें। तो इससे मुस्लिम वर्ग जो भी है या मुस्लिम मतदाता जो भी हैं, उनका झुकाव कितना बीजेपी की तरफ इस आएगा या आरएसएस कितने उनके साथ अपने संबंधों को सुधार पाएगी, ये आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं शुरुआत है और जब इतने कटु संबंध रहे हों तो एकदम से तो आपको नहीं लगता कि कोई एकदम से तैयार हो जाएगा। मुस्लिम्स बहुत जल्दी से विश्वास बीजेपी पे, आरएसएस पे नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये लगातार प्रयास चलता रहेगा तो अभी शुरुआत में हो सकता है 1-2% लोगों को ऐसा लगे कि क्यों नहीं, इनको भी मौका दे के देखते हैं ये क्या करते हैं। लेकिन और 1-2% भी बहुत है। बीजेपी को अगर दूसरी तरफ से कोई कमी पड़ती है और 1-2% वोट जुड़ती है तो उनको इस बात का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इसमें ऐसी चीज़ों में जब आप पूरा रास्ता बदलते हो तो आपको समय लगता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें खतरा भी होता है कि जो आपका कट्टरपंथी बेस बन चुका है पहले से हिंदूवादी, वो नाराज़ तो नहीं होगा। तो बहुत जल्दी बीजेपी भी बहुत एग्रेसिव प्रचार नहीं कर पाएगी इस बारे में। वो कोशिश करेगी कि ये बात चुपचाप लोगों को समझाई जाए। और मोहन भागवत जी पे तो वोट का फर्क नहीं पड़ता, तो वो स्वतंत्र लाइन ले सकते हैं। लेकिन राजनीतिक लोग ये बात करेंगे खुले में, मुझे थोड़ी सी शंका है। तो भागवत जी का जो बयान है उसको अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इससे क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रिश्ते सुधरेंगे, जो हमारे इश्यूज हैं वो समाप्त होंगे, दोबारा से वार्ता उनके साथ में शुरू होगी, और इसको आप किस संदर्भ में देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है पाकिस्तान से संबंध सुधारने का काफ़ी सही वक्त है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है उसमें उसको बहुत मदद की ज़रूरत है, और वो मदद अनफॉर्चुनेटली सिर्फ चीन से मिल रही है। अमेरिका अब पाकिस्तान की कोई यूटिलिटी नहीं मानता। रूस से भी हम लोगों ने दोबारा से संबंध ठीक करके पाकिस्तान जो रूस की तरफ जा रहा था उसको काट दिया है। वो एक सीमा तक ही पाकिस्तान को महत्व देता है। और पाकिस्तान की बदहाली जो है उसमें जो सबसे जल्दी और सबसे अच्छी मदद करने का और जनता से संवाद बनाने का मौका है वो भारत के पास है। अब ये हमारी सरकार को तय करना है कि वो किस वक्त को चुनती है। ये तो मान के चलिए कि सरकार में ऐसी बातें निश्चित तौर पे हो रही, ये विश्लेषण हो रहा होगा। इस वक्त अगर हम पाकिस्तान के पास मदद की नज़र से जाते हैं तो पाकिस्तान में हमारे लिए जनता में एक गुडविल बनेगी, और वो गुडविल वहाँ की सेना और कट्टरपंथी लोगों को कमज़ोर करने में मदद करेगी। सेना का भी एक वर्ग है जो अलग अलग तरह से सोचता है। तो हम लोग जैसे खुद कई जब भी पाकिस्तान से संवाद करने गए तो हमें महसूस हुआ कि हम उनको इस बात के समझाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते थे कि आप पहले व्यापार संबंध सुधारें। आप देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच विवाद, भारत चाइना के बीच विवाद है, लेकिन सारे विवाद होते के बावजूद भी हमारे जो व्यापारिक संबंध है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हम उनको ये कहते हैं कि जैसे कि हमारे विवाद चाइना के विवाद हैं। आप समझिए, अगर हमारे और पाकिस्तान के आर्थिक संबंध, व्यापारिक संबंध सुधरने लगते हैं
तो क्योंकि पाकिस्तान की जो जो क्षेत्र है वो इस तरह का है कि अगर भारत वहाँ से एक उसको व्यापार करने का रास्ता मिल जाता है, भारत चाइना सेंट्रल एशिया इन सबको जोड़ने का, तो पाकिस्तान को मात्र जैसे स्वेज कैनाल की तरह छोटा सा टैक्स, चुंगी टैक्स से ही अरबों डॉलर्स का फ़ायदा हो सकता है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था स्टेबलाइज कर सकती है। मुझे लगता है इन बातचीत को फिर से हमें बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और पाकिस्तान को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। कश्मीर के मामले पे भारत एक निर्णायक फैसला ले चुका है, कितना भी विरोध हो कुछ हो, 370 हटा के हमने उसके एकीकरण के लिए जो कुछ करना था लगभग वो प्रक्रिया पूरी कर दी है। थोड़े टाइम विरोध, लेकिन मुस्लिम देशों से भी पाकिस्तान को पूरी तरह से समर्थन नहीं मिला। पाकिस्तान इस स्थिति में है नहीं कि बहुत ज़्यादा बात कर, लेकिन फिर संवाद और सहयोग करके और उनको मदद करके हम लोग कुछ कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि एक जब भी इस पे बात होती है भारत पाकिस्तान के बीच, तो उसमें कहीं ना कहीं कश्मीर का मुद्दा आड़े आता था। हर बार वहाँ पाकिस्तान में कट्टरपंथियों का एक वर्ग है जो कि कश्मीर के को लेकर के हर बार अपना इशू और विवाद खड़े करता है, और उसी मुद्दे की वजह से कहीं ना कहीं हमारा ये डायलॉग टूट जाता है और संबंधों में थोड़ी सी खटास सी सामने नज़र आती है। तो अभी जो कश्मीर का मुद्दा जो हल किया है, कश्मीर का मुद्दे में जो विशेष राज्य का दर्जा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ख़त्म किया है, धारा 370 वहाँ ख़त्म की है, और वहाँ पे एक लोग नए सिरे से जो है वातावरण को सुधारने की कोशिश की जा रही है। तो उससे क्या लगता है कि पाकिस्तान क्या कश्मीर का राग अलापना छोड़ेगा? नहीं, पाकिस्तान कश्मीर का राग तो नहीं छोड़ पाएगा क्योंकि उनकी राजनीति की मजबूरी है, लेकिन राग अलापते हुए वो अंदर अंदर से जानने लग गए हैं कि कश्मीर अब भारत से अलग करना असंभव है। जैसे कि हम भी ये जानने लग गए हैं कि जो जिसे तथाकथित जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उसको वापस लेना मुश्किल है। तो धीरे धीरे, और आप अगर समझें तो ऐसी स्थितियां इतिहास में कई बार आई हैं बैक चैनल डिप्लोमेसी में, जहां लगभग ये राय बनने लग गई कि चलिए ज़्यादा ज़रूरी ये है हम कश्मीर पे लड़ने के बजाय भारत पाकिस्तान अपने संबंध अच्छे करें और जो सीमा जैसी है जो जिसके पास है उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये बातें तो बहुत साल से हो रही हैं, दशकों से हो रही हैं, लेकिन अभी भी किसी भी राजनीतिक जो शक्ति है दोनों देशों की, वो हिम्मत नहीं कर पा रहे कि साफ साफ हम इस तरफ बढ़ जाएं। आप सोचिए कि अगर हमने इस मामले को निपटा लेते हैं तो भारत पाकिस्तान के संबंध सुधरेंगे। इतना सारा पैसा पाकिस्तान का रक्षा बजट पे खर्च हो रहा है, इतना सारा भारत का हो रहा है। भारत, हालांकि भारत की स्थितियाँ में भारत की चिंता आज पाकिस्तान नहीं है, भारत की चिंता आज चाइना है। तो भारत का बजट तो कम नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी एक फ्रंटियर तो शांत होगा। जब एक फ्रंटियर शांत होगा तो भारत चाइना की चुनौती को ज़्यादा मजबूती से फेस कर सकता है। तो हमारे लिए भी बेहतर ये है कूटनीतिक तौर पे कि हम पाकिस्तान को किसी तरह से उसके हितों का याद दिला के शांत करें और गठजोड़ जो चाइना पाकिस्तान का हो सकता है उसको ना बनने दें। एक और बात उठती है जो कभी, आप जैसे यूरोप का उदाहरण आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन बनी, ये सब वो देश हैं जिन्हें जो सैकड़ों साल मतलब दशकों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी थे, इन्होंने युद्ध किए आपस में एक दूसरे से, विश्व युद्ध इन्हीं के परिणाम थे। वो देश साथ में आ गए। तो एक प्रस्ताव खासतौर से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बोला करते थे कि भारत पाकिस्तान बांग्लादेश तो उस टाइम बना नहीं था, इसमें एक महागठबंधन होना चाहिए। महागठबंधन का उनका कहना ये था कि इनकी एक सेनाएं कॉमन हो सकती हैं किसी मुद्दे पे, ये अपना जो वो विदेश नीति है उसमें सेनाओं वाले मामले को और विदेश नीति को मिलजुल के तय कर लें, बाकी ये देश अपने अपनी व्यवस्थाएं कैसे चलाते हैं चलाते रहें। इससे हम बहुत दोबारा से उभर के दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति बन सकते हैं अगर भारत पाकिस्तान सिर्फ अपनी समझ बढ़ा लें और सेनाओं को नज़दीक ले आएँ एक साथ मिलके। तो आप देखिए अफगानिस्तान में पाकिस्तान को बहुत चैलेंज झेलना पड़ता है और भारत को चाइना से झेलना पड़ रहा है। उस हालत में हम कितने मजबूत हो जाएंगे और हमारे जो व्यापार है वो बढ़ने लग जाएगा। तो बहुत बेहतर स्थिति है। लेकिन भागवत जी के ये चीज़ आगे बढ़नी चाहिए, हमें देखने की ज़रूरत है कि भागवत जी ने जो बयान दिया है वो एक उनकी ऑब्जर्वेशन है या उनके पास कोई एक्शन प्लान है, वो बाद में हमें पता लगेगा। अगर कोई एक्शन प्लान है या सरकार के अंदर कोई बात चल रही है उसका परिणाम है। आज की चर्चा में बस इतना ही। हम धन्यवाद करते हैं संजय शर्मा जी का। तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल खासखबर.com। यूट्यूब पर जाकर हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www
www.खासखबर.com को लॉग ऑन करें।